Hey young learners, welcome to your channel हरे कृष्णा लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपने अगर पिछले चैप्टर की वीडियो देखी है तो आपको मैंने बताया था कि अर्थ की शेप कैसी होती है। अर्थ जियोइड शेप की होती है, यानी कि एक परफेक्ट स्फीयर नहीं होती। एक परफेक्ट स्फीयर नहीं होती। नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, यानी कि पोल से टॉप और बॉटम से हल्की सी फ्लैट होती है, जैसे ऑरेंज की शेप होती है ना, बीच में से बल्जिंग और ऊपर और नीचे से हल्का सा फ्लैट, बिल्कुल वैसी शेप आपकी अर्थ की होती है। अब ग्लोब क्या होता है? अगर हम ग्लोब की बात करें तो पहले मैं आपको एक बारी डायग्राम दिखा देती हूँ ग्लोब का, फिर हम बात करेंगे ग्लोब की। तो ये देखिए, ग्लोब ऐसी होती है जो कि इस तरीके से रोटेट करती है, ठीक है। अब अगर मैं आपको ग्लोब की बात करूं, ग्लोब रोटेट कैसे करती है, तो ग्लोब हमेशा वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है। दैट मीन्स ऐसे वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है। अब बात करते हैं ग्लोब होता क्या है। ग्लोब जो है अर्थ का एक ट्रू मॉडल है। तो यार, अगर हमें अर्थ की स्टडी करनी है, अर्थ इतनी बड़ी स्ट्रक्चर है, कोई ये तो है नहीं कि अर्थ कोई छोटी सी है। हम अर्थ पे रहते हैं। अब हम अगर हमें अर्थ के बारे में जानना है तो हमें अर्थ को देखना पड़ेगा। अर्थ जैसा ही कुछ हमें चाहिए, क्योंकि बार बार तो हम आउटर स्पेस में जाके अर्थ की स्टडी वहाँ से तो नहीं कर सकते। तो अर्थ के जैसा हमें कुछ चाहिए जो हमें उसके ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो ओशंस हैं, जो और दूसरी कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में जानने में हेल्प करे। तो इसी वजह से ग्लोब का इन्वेंशन हुआ। और ग्लोब क्या होता है? ग्लोब अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, एक मिनिएचर मॉडल, एक छोटा मॉडल है जो कि एग्जैक्टली अर्थ के जैसा ही बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अब ग्लोब जो है आपकी अलग अलग साइज़ेस की होती है, अलग अलग टाइप्स की होती है। कुछ इतनी बड़ी होती हैं जिनको क्रेन्स तक लग जाती हैं उठाने में, और कुछ इतनी छोटी सी स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स होती हैं जिनको आराम से तुम कैरी कर सकते हो। कुछ ऐसी होती है जो बलून लाइक होती हैं, आराम से उसमें हवा भरी, अपनी स्टडी की, उसकी हवा निकाल दी और ले गए जहाँ लेके जाना है। तो ग्लोब जो होती है आपकी अलग अलग साइजेस की होती है। अब ग्लोब्स जो होती हैं वो फिक्स्ड नहीं होती। आपने अभी इस GIF में भी देखा कि ग्लोब जो है आपकी कैसी है, रोटेट कर रही है, फिक्स तो नहीं है किसी एक जगह पर। तो ऐसी अर्थ भी आपकी रोटेट करती है, किसी जगह फिक्स नहीं होती, स्टेशनरी नहीं होती है, ठीक है। अब ग्लोब पे हम कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, ये सब हम उनके करेक्ट साइजेस के साथ, उनकी करेक्ट लोकेशन के साथ सब कुछ स्टडी कर सकते हैं। अब एक बात और हम समझते हैं ग्लोब के बारे में, कि ग्लोब से एक नीडल फिक्स होती है जिसके ऊपर ग्लोब एक टिल्टेड मैनर, यानी कि टेढ़ी सी ग्लोब ऐसे लगी होती है। जैसे आप ये नीडल देखें तो ये जो नीडल है ना, ये ऐसे ग्लोब इसके साथ लगी हुई है, बट एक नीडल की सहायता से। ये ऐसे एक नीडल यहाँ से पास कर रही है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे एक नीडल अंदर से इसके पास कर रही है जिसके अराउंड ग्लोब रोटेट कर रही है, और इसी को एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। अब इसी नीडल को एक्सिस बोला जाता है। अब ये एक्सिस जो है ग्लोब के 2 पॉइंट से पास कर रही है। यहाँ पे होगा नॉर्थ पोल, यहाँ पे होगा साउथ पोल। तो यहाँ से आपकी एक्सिस जो है पास आउट कर रही है, ठीक है। ये बात यहाँ पर लिखी है। उसके बाद ये जो ग्लोब है, इस नीडल के अराउंड हम आराम से मूव कर सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट मैनर में। अभी मैंने बताया कि ग्लोब को हम ऐसे मूव करते हैं क्योंकि अर्थ हमारी ऐसे ही मूव करती है। अब अगर हम असली अर्थ की बात करें तो असली अर्थ हल्की सी टिल्टेड होती है, जस्ट लाइक अ ग्लोब अर्थ इज़ ऑल्सो टिल्टेड। लेकिन असली अर्थ पे कोई ऐसी नीडल नहीं होती है, वो अपने आप ही रोटेट कर रही है, अपने आप ही अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। उसकी एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी नीडल मान लीजिए होती है, एक इमेजिनेशन है वो हमारी, कि ऐसे कोई नीडल हमने इमेजिन करी है जिसके अराउंड अर्थ रोटेट करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अर्थ सिर्फ अपने आप ही रोटेट करती है, ठीक है, अपनी एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करती है। और एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है। ग्लोब के अराउंड तो हमने एक्सिस आराम से ऐसे बना दी है, लेकिन अर्थ पे, असली अर्थ पे ऐसी कोई एक्सिस नहीं होती है। वो हमने सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए, अपनी मनपसंद के लिए यहाँ पर बनाई है असली अर्थ पर। अब अगर हम किसी भी लोकेशन की जानना चाहें, किसी भी जगह की लोकेशन के बारे में पता करना चाहें, तो हमें एक चीज़ चाहिए,
वो होता है रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है यार, देखो अगर आपको किसी भी जगह के बारे में जानना है तो आपको रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होगी ही होगी। मान लीजिए आप अपने घर से जा रहे हैं स्कूल की तरफ और आपके स्कूल के पास आता है पेट्रोल पंप। अब अगर मैं आपसे रास्ता पूछूं कि आपके स्कूल का रास्ता कहाँ है तो आप कहेंगे कि इस जगह पर ऐसा पेट्रोल पंप आता है, उसकी बैक साइड पे ही हमारा स्कूल है। तो वो पेट्रोल पंप क्या बन गया, वो पेट्रोल पंप एक रेफरेंस पॉइंट बन गया। जैसे अगर आप, सबसे इजी एग्जांपल देते हो, जैसे आप अपना कोई खाना ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन जोमेटो या स्विगी से, तो वो आपसे लैंडमार्क मांगता है आपके एड्रेस के लिए कि आप अपना कोई लैंडमार्क बताइए कि आपका घर किस जगह के नियर बाई पड़ता है। तो वो जो लैंडमार्क है वो एक रेफरेंस पॉइंट है। तो ऐसे ही अगर हमें अर्थ पे भी किसी जगह की लोकेशन पता करनी हो तो हमें लैंडमार्क या एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। तो वो रेफरेंस पॉइंट हमें कैसे मिलता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो रेफरेंस पॉइंट लोकेट कराने में हेल्प करती है दैट इज़ इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि पूरे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब ये इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो हमने आगे पढ़ना है, ये सब इमेजिनरी लाइंस है। असली अर्थ पे ऐसी कोई लाइंस नहीं होती हैं। ये सिर्फ इंसानों ने बनाई है ताकि वो लोकेशंस को और अच्छे से डीपली स्टडी कर सके। ठीक है, तो इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्लोब को दो हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। तो अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखें तो ये आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी इस फिगर में, ऐसे पास करते हुए, यही इक्वेटर है जो कि इसको बिल्कुल दो इक्वल हिस्सों में, इस ग्लोब पे भी देखेंगे तो ये डार्क लाइन दिख रही होगी, ये वही इक्वेटर है जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, अब नॉर्दर्न हाफ, जो इस इक्वेटर के ऊपर वाला हाफ होता है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और ये अर्थ का भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा क्योंकि ग्लोब जस्ट अर्थ का ही मॉडल है। अर्थ पे ऐसी कोई एक्चुअल लाइन नहीं होती है, हमने सिर्फ समझने के लिए ही बनाई है। तो अर्थ के इक्वेटर, अर्थ का इक्वेटर अगर मैं बोल रही हूँ तो वो इमेजिनरी है, इमेजिनेशन है वो मेरी। तो इक्वेटर के नॉर्दर्न हाफ में, इक्वेटर के ऊपर वाले हाफ में जो पूरा एरिया है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है, और जो सर्दर्न हाफ है, जो नीचे वाला हाफ है, उसको सर्दर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। और ये दोनों इक्वल है क्योंकि इक्वेटर बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा है उसको बीच में से डिवाइड करता हुआ। अब इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है क्योंकि अर्थ हमारी कोई फ्लैट तो है नहीं, है ना, सर्कल, सर्कल भी नहीं कहेंगे उसको, मतलब जियोइड शेप की होती है, मतलब नियरली स्फेरिकल, एक बॉल की तरह। उसको अगर हम अपने रेफरेंस के लिए मानना चाहे तो मान सकते हैं। तो अगर एक बॉल पे मुझे पूरा उसकी एक लाइन ड्रॉ करनी है तो मुझे पूरा सर्कुलर लाइन बनानी पड़ेगी ना, फ्लैट लाइन पे तो काम नहीं चल जाएगा, एक सिंगल ऐसी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो काम नहीं चलेगा। तो पूरी सर्कुलर लाइन होती है इक्वेटर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है अगर हमें कोई भी प्लेस अर्थ पे लोकेट करनी है, क्योंकि इक्वेटर के बिना ना तो हम लैटिट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूड को तो कर सकते हैं, लैटिट्यूड को डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये एक डायग्राम है एनसीईआरटी का ही जिसके ऊपर ये आपकी लैटिट्यूड शो कर रहा है, लेकिन ये देखिए ये आपकी इक्वेटर है। मतलब ये थोड़ी टिल्टेड मैनर में है, ये बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स नहीं दिखा रही, लेकिन जितना हिस्सा ये ऊपर है उतना ही हिस्सा इसके नीचे भी होगा क्योंकि ये इक्वेटर इसको सेंटर से जस्ट डिवाइड कर रही है दो इक्वल पार्ट्स में। आई होप आपको इक्वेटर समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में। ठीक है, कि लैटिट्यूड क्या होता है और उसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या कह रहे हैं। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पैरेलल क्या होता है। तो देखिए, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं। तो पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। हमेशा उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहता है, चाहे वो तुम इस पॉइंट पे नाप लो, इस पॉइंट पे नाप लो, या बीच वाले पॉइंट पे नाप लो, या यहाँ नाप लो, या यहाँ नाप लो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। अगर मैं ऐसी कोई लाइंस ले लूँ तो ये पैरेलल नहीं होंगी क्योंकि ये किसी ना किसी पॉइंट पर आके एक दूसरे को कट कर जाएंगी, लेकिन ये लाइन अनंत तक ऐसे ही चलती रहेंगी, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। तो पैरेलल लाइन ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। ऐसे अगर हम पैरेलल सर्कल्स की बात करें तो पैरेलल सर्कल्स कैसे बनेंगे, ऐसे करके बनेंगे जो कि एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे।
इनकी जो लेंथ है, इनकी जो लंबाई है वो अलग हो सकती है। जैसे अगर मैं ये लाइन और ये लाइन लूँ तो ये भी पैरेलल है, लेकिन अगर मैं ये लाइन और ये लाइन ले लूँ तो ये पैरेलल नहीं है। इनके बीच का डिस्टेंस एक जैसा नहीं है, इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह पर एक है। इसको अगर मैं और भी खींचती जाऊँ आगे तो ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, अब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या चीज़ है? तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एक्चुअली में पैरेलल सर्कल्स होते हैं। दे आर पैरेलल सर्कल्स जो कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, उन्हें ही हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। और लैटिट्यूड्स को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। कैसे, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, ये आपका इक्वेटर है। अब ये पूरा एक 3D समझने वाली चीज़ है। मेरे पास अब यहाँ 3D सोर्स कोई है नहीं, तो आप 2D से ही समझने की कोशिश कीजिए। ये आपकी समझिए पूरी अर्थ है, तो इक्वेटर पूरा इसके चारों तरफ होगा। ऐसे इसके ऊपर एक और ये सर्कल आ रहा है, ये भी इसके चारों तरफ पीछे से भी घुमा हुआ होगा। ऐसे एक और सर्कल आ रहा है, ये भी इसके चारों तरफ होगा, पीछे से घुमा हुआ। ये भी सर्कल आ रहा है। तो ये जो सर्कल्स हैं ये सब पैरेलल हैं आपस में, इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगा, कभी आपस में नहीं मिलेंगे। और इन्हीं सर्कल्स को हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, जो कि इक्वेटर के पैरेलल होते हैं, इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी समझने के लिए लैटिट्यूड्स के बारे में। अब उसके बाद जो इक्वेटर है ये आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, लैटिट्यूड्स को हम हमेशा डिग्रीज में मेजर करते हैं। अब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब आपको अभी पढ़ने के लिए नहीं है, ये बहुत डीप में चला जाएगा, आपकी एनसीईआरटी के जस्ट बाहर ही निकल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हम अपनी लैटिट्यूड्स को जो है डिग्रीज में मेजर करते हैं, और जो इक्वेटर है वो बिल्कुल सेंटर से पास करता है, उसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। 0 डिग्री है ये। ठीक है, और जो पोल्स हैं वो आपके 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ पोल जो है 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ को कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ इसमें लोकेट करके बताऊँ तो ये इक्वेटर है। आपको पता है 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है? वैसे तो ये क्लास 6 की मैथ्स की बुक में आपको समझाया जाएगा आगे वाले चैप्टर्स में, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। ये 2 स्ट्रेट लाइंस ऐसे होती हैं, उनके बीच में ये जो एंगल बनता है राइट एंगल, इसको 90 डिग्री का एंगल कहते हैं। तो जब इस इक्वेटर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे नॉर्थ पोल की तरफ, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो इक्वेटर से 90 डिग्री के ऊपर अगर हम जाएं, 90 डिग्री ऊपर की तरफ जाएं तो हमें नॉर्थ पोल मिल जाएगा, और ऐसे ही 90 डिग्री नीचे की तरफ जाएं तो हमें साउथ पोल मिल जाएगा। अब वो साउथ पोल इस फिगर में लोकेटेड नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। अगर हम 90 डिग्री ऊपर जाएं तो नॉर्थ, नीचे जाएं तो साउथ पोल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सारे पैरेलल्स जो हैं नॉर्थ के, यानी कि जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आते हैं उनको हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो सदर्न लैटिट्यूड होती हैं वो पूरे सदर्न रीजन में आ रही हैं, यानी कि जो इक्वेटर के ऊपर होंगी वो सब होंगी आपकी नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, और जो इक्वेटर के नीचे होंगी सारी की सारी वो होंगी सदर्न लैटिट्यूड्स। ठीक है, अब इन लैटिट्यूड्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अब इन लैटिट्यूड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ और साउथ साइन से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पे एक एग्जांपल एनसीईआरटी से ही मैंने एग्जांपल लिया है कि महाराष्ट्र का चंद्रापुर और बेलो हॉरिजोनेट जो ब्राज़ील का है साउदर्न अमेरिका में, ये दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं। दोनों ही कहाँ हैं? 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं। लेकिन अगर मान लो हमें जाना है चंद्रापुर और हमें बस इतना पता है कि वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, तो हमें कहाँ चले जाएं? हम तो बेलो हॉरिजोनेट भी पहुँच सकते हैं ना, वो भी तो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है। हमें जाना चंद्रापुर है जो कि 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, हमें सिर्फ इतना पता है। लेकिन 20 डिग्री लैटिट्यूड पे तो बेलो हॉरिजोनेट भी तो है, हम वहाँ भी तो पहुँच सकते हैं। तो ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि हमें नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि चंद्रापुर जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है, ऐसा कह लेते हैं, और बेलो हॉरिजोनेट जो है वो 20 डिग्री साउथ में लोकेटेड है, तब तो हम सही जगह पर जा सकते हैं। अगर फिगर से समझें तो ये 20 डिग्री साउथ है, ये 20 डिग्री नॉर्थ है ना, दोनों दिख रहे हैं आपको। मान लीजिए यहाँ पर ही आपका चंद्रापुर है और यहाँ पर आपका बेलो हॉरिजोनेट है। ठीक है, यहाँ मैं बी लिख देती हूँ बेलो हॉरिजोनेट, और यहाँ सी लिख देती हूँ चंद्रापुर। अब इक्वेटर से 20 डिग्री लैटिट्यूड पर लोकेटेड है,
चंद्रापुर। अब कौन सी वाली, नॉर्दर्न वाली कि सदर्न वाली? क्योंकि इक्वेटर से 20 डिग्री ऊपर तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड भी है और 20 डिग्री नीचे सदर्न वाली भी है। अब मुझे जाना चंद्रापुर है जो कि कहाँ लोकेटेड है, 20 डिग्री नॉर्थ वाली पे। तो इस वजह से जब हम किसी जगह की लोकेशन को स्पेसिफाई करना चाहें, किसी जगह की लोकेशन को पता करना चाहें, तो हमें उसके साथ नॉर्थ और साउथ भी मेंशन करना ज़रूरी है। अगर हम लैटिट्यूड की टर्म्स में बात करें कि कोई जगह हमारी 80 डिग्री लैटिट्यूड पे है मान लीजिए, तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि 80 डिग्री नॉर्थ की बात करें या 80 डिग्री साउथ की बात करें, ये ज़रूरी है। तो लैटिट्यूड हमें एक तरीके से जगह की अच्छे से स्पेसिफिकेशन दे रही है, अगर आप यहाँ पर समझ पाएँ तो, कि हमें किसी भी जगह की लोकेशन, जिस वजह से हमने ये चीज़ें बनाई हैं इंसानों ने कि लैटिट्यूड है, इक्वेटर है, लॉन्गिट्यूड है, अब आपको धीरे धीरे क्लियर होगा कि ये क्यों बनाई गई हैं। क्योंकि पूरी अर्थ पर इतनी बड़ी अर्थ है, लोकेशन पता करना किसी जगह की आसान काम नहीं होता, तो इस वजह से इन चीज़ों को बनाया गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट और है यहाँ पर कि जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ मूव करें या नीचे की तरफ या इक्वेटर से समझ लीजिए दूर जाएं, तो इन लैटिट्यूड्स का साइज़ घटता जाता है। ये आप फिगर से भी देख सकते हैं। ये देखिए इक्वेटर है, ये 20 डिग्री नॉर्थ, ये 40 डिग्री नॉर्थ, ये 60 डिग्री नॉर्थ, ये 80 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री नॉर्थ। कितना ज़्यादा इनका साइज़ कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ या इक्वेटर से दूरी पे जा रहे हैं तो इसका साइज़ कम होगा। ऐसे इक्वेटर से नीचे की तरफ दूरी पे जाएंगे तो भी साइज़ घटता चला जाएगा। तो इक्वेटर से दूर जाएंगे आपकी लैटिट्यूड का साइज़ कम होता जाएगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की बात करते हैं, यानी कि अब कुछ स्टैंडर्ड कह सकते हैं, कुछ ऐसी, अब कितनी सारी लैटिट्यूड होंगी ऐसे ही 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे तक हम चले जाएं तो, है ना। तो अब एक स्टैंडर्ड कुछ ऐसे चीज़ों की बात करते हैं। तो पहली स्टैंडर्ड लैटिट्यूड हमारे पास आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास करती है। इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रही है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर। और ऐसे ही एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है जो कि 23.5 डिग्री साउथ यानी कि इसके नीचे। अब अगर मैं सिर्फ बता दूं आपको कि मुझे बताओ इक्वेटर से 23.5 डिग्री पर कौन सी लैटिट्यूड है, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने आपसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछी है या कैप्रिकॉर्न पूछी है। तो स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि साउथ में है या नॉर्थ में है। ठीक है, तो लोकेशन ऐसे ही नहीं हम पता कर सकते सिर्फ लैटिट्यूड की डिग्री जान के, हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो नॉर्थ में है या साउथ में है। तो दो तो ये हो गई जो इम्पोर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ है। अगली आती है आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पे, और सब ये हम इक्वेटर से मेजर करते हैं। ठीक है, अगर हम आर्टिक सर्कल की बात करें तो आपको इस फिगर में आर्टिक सर्कल तो दिख ही रहा होगा। ये रहा आर्टिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, यानी कि इक्वेटर से 66.5 डिग्री ऊपर की तरफ जाए तो हमें आर्टिक सर्कल मिलेगा, और अगर इक्वेटर से ही 66.5 डिग्री नीचे की तरफ जाए तो हमें एंटार्क्टिक सर्कल मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, ये एक 2D फिगर पे बनाई गई है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो पैरेलल ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सब पैरेलल्स हैं आपस में। इक्वेटर भी पैरेलल है इसके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के और कैंसर के, एंटार्क्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल भी आपस में पैरेलल हैं, ये सारी आपस में पैरेलल हैं एक दूसरे की। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको यूनिट्स याद रखनी पड़ेंगी कि आपका क्या कहते हैं, आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ है, और एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ है। तो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम में एग्जैक्ट ऐसे ही पूछ सकता है वैल्यू इनकी। अब इन हीट जोन्स की बात करते हैं। तो अर्थ पे क्या है, कुछ हीट जोन्स होते हैं, यानी कि अर्थ को हमने कुछ 3 जोन्स में डिवाइड किया है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। ये तीनों जोन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में भी हैं। ठीक है,
तो अब अगर आप ये सारी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपकी हो सकता है कुछ कुछ समझ में ना आए बातें, तो इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो है, ये जो मैंने पीला पीला सा बनाया है यहाँ पर, ये आपका सन है, ठीक है। अब इस सन से जो रेज हैं ये आपकी अर्थ है, जहाँ पर जा रही हैं ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है। अब जो ये रेज हैं सन से अर्थ की तरफ को जाएंगी। अब इस रेज को ना मैं ऑरेंज कलर से बना लेती हूँ, एक काम करती हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो आपका सन है ये यहाँ पर रेज फेंक रहा है, सबसे पहले रेज यहाँ पर जा रही है। अब यहाँ पे इस एरिया में जो रेज जा रही हैं वो डायरेक्ट जा रही हैं सन से, डायरेक्ट इन द सेंस कि मतलब उनको बीच में कोई रुकावट नहीं आ रही है उनके, वो सीधा एकदम सीधी लाइन से जा रही हैं। अब रास्ता जो आपका सीधा होगा, है ना, जो आपका बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता होगा उस पर अगर आप दौड़ेंगे तो आप थकेंगे नहीं, है ना। लेकिन अगर मैं आपको कोई टेढ़ा ऐसे ऊपर ढलान वाला रास्ता दे दूँ तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी ना ऊपर तक पहुँचने में। ऐसे ही अगर आप नीचे की तरफ जाएं तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको थोड़ा ऊंचा सा रास्ता मिल गया। प्लेन रास्ते पे तो आप फटाफट भाग जाएंगे। तो टॉरिड जोन जो है वहाँ पर सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे आराम से सीधी सीधी पहुँच जाती हैं, आराम से सीधी सीधी ऐसे पहुँच जाती हैं, ठीक है, आराम से सीधी सीधी पहुँच जाती हैं। तो इन एरियाज़ पे जो हीट है वो सबसे ज़्यादा पहुँचती है, इसलिए इनको हम टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर मैक्सिमम हीट पहुँचती है सन की, इसलिए इन्हें हम टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है। अब जो मिड डे सन होता है ना, यानी कि जो दोपहर में जो सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी होती है सूरज की दोपहर में, मिड डे सन वही है जो दोपहर में निकलता है। और दोपहर में वो सन एक बार तो ऐसा होता है साल में कि वो सन बिल्कुल ओवरहेड हो, यानी कि जस्ट अर्थ के एकदम सामने हो और उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल ज़्यादा हो अर्थ पे लाइट पहुंचाने की। बहुत ज़्यादा हीट सन से अर्थ पे आ रही है, एक ना एक दिन साल में ऐसा आता है जो कि साल का सबसे गर्म दिन होता है, वो टॉरिड जोन में ही गर्मी महसूस होती है सन की, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम हीट फेंकता है सन, और इसे इसीलिए टॉरिड जोन कहते हैं। और ये टॉरिड जोन में हीट मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि सन से जो रेज आ रही है वो डायरेक्ट यहाँ आ रही है आराम से, उनको कोई ऐसा ऊपर नीचे का रास्ता नहीं करना, वो सीधा एकदम स्ट्रेट पाथ से यहाँ पर पहुँच पा रही है। अब अगर हम बात करें टेम्परेट जोन की, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है या जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, ठीक है। अब वो कैसे, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए आपका ये नॉर्दर्न टेम्परेट जोन बना हुआ है और यहाँ सदर्न टेम्परेट जोन बना है। अब यहाँ पे मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा अलग सा कलर ले लेती हूँ, यहाँ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर पहुँचने के लिए, यहाँ पर इन टेम्परेट जोन्स में पहुँचने के लिए, साउथ टेम्परेट जोन और नॉर्थ टेम्परेट जोन में पहुँचने के लिए सन की लाइट को थोड़ा टेढ़ा होना पड़ रहा है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी हल्की सी कम हो जाएगी, उसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मिल रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर थोड़ी कम लाइट पहुँचेगी सन की, थोड़ी कम हीट पहुँचेगी। तो ये हो गया आपका टेम्परेट जोन। तो ऐसे जोन्स जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, सन की लाइट उतनी ज़्यादा नहीं पहुँचती जितनी टॉरिड में पहुँचती है, उनको कहते हैं हम टेम्परेट जोन्स। तो ऐसे हमारे पास एक नॉर्दर्न रीजन में जो है वो नॉर्थ टेम्परेट जोन, और जो साउथ में वो सदर्न टेम्परेट जोन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर फ्रिजिड जोन्स, ठीक है। अब इसको मैं कुछ अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, पिंक से कर देते हैं। तो ये आपकी सन की रेज आ रही है यहाँ पर, अब देखो इनको और भी ज़्यादा टेढ़ा होना पड़ रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो यानी कि यहाँ पे सन की रेज जो है वो सबसे कम पहुँचेंगी, उनको बहुत देर लगेगी पहुँचने में, उनको बहुत मुश्किल होगी पहुँचने में, उनकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो ये फ्रिजिड जोन जो है यहाँ पे बहुत ठंडी होएगी, बहुत ठंडे जोन्स होंगे ये, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ ही बर्फ़ रहेगी, ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के पास। और एक तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि आपको यहाँ के टेम्परेचर याद रखने पड़ेंगे, कौन सी जगह पर कैसा टेम्परेचर रहता है। जैसे फ्रिजिड में बहुत ही कम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, टेम्परेट जोन्स में मॉडरेट टेम्परेचर, टॉरिड जोन में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम हीट आती है सन की। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेगी दैट इज़ कि टॉरिड जोन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आ रहा है। फिर टेम्परेट जोन आपका साउथ में देखा जाए तो एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आ रहा है।
और अगर हम नॉर्थ में देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में आ रहा है। अब अगर मैं फ्रिजिड जोन की बात करूं तो नॉर्थ में वो नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल के बीच में है, और साउथ में वो साउथ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में। तो ये चीज़ जो है आपकी याद करने वाली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यही सब बातें यहाँ पर लिखी हैं, यहाँ पे कुछ अलग नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आई होप आपको ये जोन्स वाली चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम फाइनली स्टार्ट कर देते हैं लॉन्गिट्यूड। आपको लैटिट्यूड भी समझ आ गया होगा, आई होप दैट। अब लॉन्गिट्यूड से शुरू करते हैं कि हाँ जी, तो अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब हमने लैटिट्यूड की बात की थी, लैटिट्यूड कैसे रन कर रही थी आपने देखा अभी पीछे डायग्राम में, लैटिट्यूड्स कैसे जा रही थी, जस्ट लाइक इक्वेटर जैसे जा रहा, ऐसे की तरफ ऐसे जा रही हैं, है ना। तो लैटिट्यूड वेस्ट टू ईस्ट रन कर रही हैं, ठीक है। लेकिन हम लॉन्गिट्यूड की अगर बात करते हैं, जो हमारी लॉन्गिट्यूड होती है वो ऐसी रेफरेंस लाइंस हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में रन कर रही हैं। कैसे, ये देखिए डायग्राम, ये नॉर्थ से साउथ आ रही है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। ऐसे कितनी सारी हैं। अब इनको जो हैं, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इन लाइंस को कहा जाता है कि मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, सॉरी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब इनको पैरेलल क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि मैंने आपको अभी पीछे समझाया था पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी आपस में नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर आप इन लाइंस को देखें तो ये जो लाइंस हैं ये नॉर्थ पोल पे आकर तो मिल रही हैं, ऐसे ही नीचे साउथ पोल पे जाके भी मिल रही होंगी। दैट मीन्स इनको तो हम पैरेलल नहीं कह सकते, तो इनको कहा जाता है क्या, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होता, डिस्टेंस पोल्स की तरफ जाते जाते कम हो रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है इनके बीच का उसको भी हम डिग्री में ही मेजर करते हैं, जैसे वहाँ पर भी हमने इसे डिग्री में ही मेजर करते हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को भी हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। अब हर एक डिग्री को मिनट में और उसको सेकेंड्स में डिवाइड किया जाता है। अभी थोड़ा एक मैथमेटिकल फिजिकल कॉन्सेप्ट आ गया है फिज़िक्स का, कि कैसे एक डिग्री मिनट में और मिनट को फिर सेकंड में हम करते हैं, तो ये जानना आपके लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बस इतना समझिए कि डिग्री को हम मिनट में और मिनट को हम सेकंड में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये एक तरीके का सेमी सर्कल होता है। कैसे, अगर मान लीजिए कि आपकी एक पूरी लॉन्गिट्यूड है, तो अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए अर्थ की एक्सिस ले रही हूँ, ठीक है। ओहो, इसको क्या हो गया, हाँ अलग कलर से ड्रॉ करती हूँ। ये मान लो अर्थ की एक्सिस है, ठीक है, ये अर्थ की एक्सिस है, मैंने मान लिया ऐसा। तो ये जो मेरी लैटिट्यूड आ रही है, सॉरी लॉन्गिट्यूड आ रही है यहाँ से, ये इस एक्सिस के साथ एक सेमी सर्कल ही तो बना रही है। ऐसे ही एक यहाँ से आएगी, एक यहाँ से भी आ रही है, एक यहाँ से भी आ रही है, तो ये एक सेमी सर्कल की तरह होती हैं, ठीक है। ये सेमी सर्कल की तरह होती हैं, जबकि वो पैरेलल सर्कल्स थे, लैटिट्यूड पैरेलल सर्कल थे, लेकिन ये जो है ये सेमी सर्कुलर शेप की होती है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं ये ज़ीरो हो जाता है पोल्स की तरफ, क्योंकि ये मेरिडियंस पोल पे आके मीट कर जाती हैं। अगर आप इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे ये मेरिडियंस जो है आपस में मिल रही हैं आकर, दैट मीन्स ये पैरेलल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पोल पे आके, यहाँ पोल पर आकर के ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। पोल पे आकर के इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाता है, आपस में मिल जाती हैं। तो ये पैरेलल तो होंगी नहीं, इसलिए इनका नाम क्या है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब सारी मेरिडियंस लेंथ में बराबर की होती हैं, ठीक है, लेंथ में इक्वल होती हैं, क्योंकि सारी मेरिडियंस आप देखिए अर्थ से नॉर्थ से साउथ रन कर रहे हैं और सब बराबर की होंगी। सिर्फ फ़र्क कहाँ होगा, इनके डिस्टेंसेस का, इक्वी डिस्टेंट नहीं होती हैं, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं होता, इनकी लेंथ इक्वल होती है। अब अगर हम मेरिडियंस की बात करें या लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इनका नंबर जो है उसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था पहले। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने सारे, मतलब जियोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया कि
मतलब सारी कंट्रीज़ के जियोलॉजिस्ट ने मिलकर ये सोचा कि यार एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए लॉन्गिट्यूड, या एक स्टैंडर्ड ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ से हम इन लॉन्गिट्यूड्स की कैलकुलेशन शुरू करें। अर्थ हमारी इतनी बड़ी है, किस कोने से हम शुरू करें लॉन्गिट्यूड्स की कैलकुलेशन। तो एक सेंट्रल पॉइंट माना गया, सारी कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड किया कि जो काउंटिंग है इन लॉन्गिट्यूड्स की वो शुरू होनी चाहिए ग्रीनविच से। यानी कि जोन्सी मेरिडियन ग्रीनविच लंदन में है, जो जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, ठीक है। तो ये ग्रीनविच लंदन में है। इस ग्रीनविच से जोन सी मेरिडियन पास करेगी उसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह, यानी कि उसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन की तरह ट्रीट करेंगे, और वहीं से हम जो है इसकी कैलकुलेशन करेंगे। और इस प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री ईस्ट की तरफ होंगी और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ होंगी, क्योंकि आपकी ये जो लॉन्गिट्यूड है ये ऐसे रन कर रही है ना, ऐसे रन कर रही है। तो मान लो कि मतलब मैंने मान लिया, जैसे अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर मान लीजिए आपका प्राइम मेरिडियन ये है, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी ये प्राइम मेरिडियन है, मतलब ग्रीनविच यहाँ है। अब यहाँ से 180 डिग्री वेस्ट की तरफ और 180 डिग्री ईस्ट की तरफ मैं कैलकुलेशन करूँगी, यानी कि काउंटिंग जो है मेरी वो इस पॉइंट से ही शुरू होगी, ग्रीनविच से। ओहो, इरेजर नहीं आया। ग्रीनविच से काउंटिंग शुरू होगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप देखो ग्रीनविच के 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट पे भी है और 180 वेस्ट पे भी है। दैट मीन्स लॉन्गिट्यूड का टोटल नंबर कितना हो गया, 360, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन और 180 मेरिडियन अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। अब देखो लैटिट्यूड जो थी वो आपकी अर्थ को कैसे डिवाइड करी थी, ऐसे इक्वेटर, लेकिन ये लॉन्गिट्यूड जो है ये अर्थ को ऐसे डिवाइड करती हैं, वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, जबकि लैटिट्यूड आपकी अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती। लेकिन ये लैटिट्यूड जो है ये आपकी अर्थ को सॉरी लॉन्गिट्यूड जो है आपकी अर्थ को ऐसे डिवाइड करी है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, कुछ भी मतलब ऐसा हो जाता है, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं वर्ड्स, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड आपकी अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, ठीक है। अब देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ई एंड डब्ल्यू, ठीक है। अब ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि आपकी पास अब एक और रेफरेंस पॉइंट आ गया है। कैसा रेफरेंस पॉइंट, चलो एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लेते हैं कि इंडिया में, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा सच में नहीं होता है। मान लो यहाँ पर इंडिया है, अब यहाँ पे इंडिया है, इंडिया में ये जगह जो है, इस जगह पर आपका, अच्छा ये तो 0 डिग्री हो गया, सॉरी, यहाँ पर आ जाते हैं 30 डिग्री ईस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। 30 डिग्री ईस्ट पे आ जाते हैं, 30 डिग्री पर 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर आपकी इंडिया में द्वारका है, ठीक है। गुजरात में जो द्वारका है वो यहाँ है। और मान लेते हैं 30 डिग्री ही यहाँ पर आपकी कोई और जगह है जो कि मान लो लंदन में है, ठीक है। मान लेते हैं लंदन ब्रिज है, चलो। अब अगर मैंने जाना द्वारका है और मेरे को इतना पता है कि मुझे 30 डिग्री पे जाना है, अरे पेज कहाँ चला गया, हाँ, तो मुझे जाना द्वारका है, मुझे लंदन ब्रिज नहीं जाना, लेकिन मुझे इतना पता है मुझे 30 डिग्री लैटिट्यूड 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जाना है। तो इसके लिए भी मुझे जगह की स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि 30 डिग्री वेस्ट में भी है और 30 डिग्री ईस्ट में भी है ना। 30 डिग्री वेस्ट में भी है और 30 डिग्री ईस्ट पे भी है। अब मुझे जाना द्वारिका है, तो मैं फिर जाने के लिए ऐसा कहूँगी ना कि मुझे 30 डिग्री ईस्ट पे जाना चाहिए। लेकिन अगर पहुँच वेस्ट पे गए तो फिर लंदन ही पहुँच जाएंगे। इस वजह से लैटिट्यूड की तरह लॉन्गिट्यूड पर भी हम ऐसे वेस्ट और ईस्ट को स्पेसिफाई करते हैं। लैटिट्यूड पे हम नॉर्थ और साउथ को स्पेसिफाई कर रहे थे, लॉन्गिट्यूड पे हम वेस्ट और ईस्ट को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है।
अब चलो ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। हाँ, ये एक एग्जाम्पल था कि हाँ, अब हमारे पास देखो 3 रेफरेंस लाइंस आ गई हैं। कौन कौन सी? एक लैटिट्यूड आ गई है, एक लॉन्गिट्यूड आ गई है और एक इक्वेटर आ गई है। अब सबको एक ही साथ, मतलब ये जो 2 फिगर्स आपको दिखाई थी अभी, एक ये वाली और कहाँ गई वो वाली, ये रही, एक ये वाली। अब इन दोनों फिगर्स को मिला देते हैं, इन दोनों फिगर्स को मिक्स कर देते हैं, तो कुछ ऐसी फिगर बन के सामने आएगी जिसमें आपकी इक्वेटर भी है, लैटिट्यूड्स भी हैं, लॉन्गिट्यूड्स भी हैं, सब कुछ है। अब किसी जगह की लोकेशन निकालना और आसान हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे रखा है बड़ा अच्छा सा कि असम में धुबरी जो है 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है। या इसका एग्जाम्पल छोड़ते हैं, मैं आपको अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लेते हैं इंडिया में द्वारका जो है, द्वारका वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है। और इंडिया में ही असम के अंदर मान लेते हैं, असम ही ले लेते हैं, अब असम की जगहों के बारे में मुझे इतना नहीं आइडिया। असम भी 20 डिग्री नॉर्थ पे है। अब मुझे जाना फिर से द्वारका है, मैं तो अब कैब ड्राइवर को बोलूँगी कि मुझे 20 डिग्री नॉर्थ पे है द्वारका, मुझे वहाँ जाना है। लेकिन अब कैब ड्राइवर कहेगा यार 20 डिग्री नॉर्थ पे तो असम भी है, 20 डिग्री नॉर्थ पे तो और भी जगहें होंगी, कौन सी जगह लेके जाना है। तो इस वजह से अब लोकेशन को और प्रिसाइजली पता करने के लिए और ज़्यादा अच्छे से पता करने के लिए ईस्ट और वेस्ट भी हम साथ में लगाएंगे कि मान लेते हैं द्वारका 20 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड और 20 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड और 30 डिग्री वेस्ट ईस्टर्न लैटिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर है, और ये आपका 60 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है। तो अब अगर मैं उसको बोलूँगी कैब ड्राइवर की कोई मुझे 20 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री ईस्ट पे जाना है, तो वो मुझे द्वारका ले जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको बोलूँगी सिर्फ 20 डिग्री नॉर्थ पे जाना है, तो बेचारा कंफ्यूज ही हो जाएगा कि असम जाना है या द्वारका। तो अब लोकेशन को और ज़्यादा प्रिसाइजली पता करने के लिए हमें और ज़्यादा अच्छे से, मतलब इन सारी टर्म्स का यूज़ करना पड़ेगा, लैटिट्यूड का भी और लॉन्गिट्यूड का भी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि धुबरी जो है असम में वो 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट पे लोकेटेड है। अब अगर हमें इस पूरी ग्रिड पर, इसको ग्रिड बोला जाता है, ठीक है, इस पूरी ग्रिड पर अगर हमें धुबरी की लोकेशन पता करनी है तो हमें ऐसी लाइंस देखनी पड़ेंगी जहाँ पर 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट आपस में कट कर रही हैं। अब यहाँ 90 डिग्री ईस्ट तो बन ही नहीं रखी फिगर के अंदर, तो इसको समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम NCERT का ही एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं। मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है, देखो कि आपकी जो वर्टिकल लाइंस हैं, यानी कि जो सीधी वाली लाइंस हैं, ये वाली, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स को, ठीक है, 1 2 3 4 वाली जो है। और हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि ऐसे वाली जो हैं, ये रिप्रेजेंट करें आपकी नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स को। मान लेते हैं इनको ABCDE। अब हम लोकेशन बतानी है इन सर्कल्स की, जो लोकेशन बनानी है इन सर्कल्स की, जो सर्कल्स बन रखे हैं इनकी। अब ए पार्ट की लोकेशन अगर आप देखो, ये आपकी है नॉर्थ वाली, ठीक है, ये सब है आपकी ईस्ट वाली, ठीक है। तो ए की लोकेशन अगर मैं देखूं तो वो 20 डिग्री नॉर्थ में है और 1 डिग्री ईस्ट में है, 20 डिग्री नॉर्थ में है और 1 डिग्री ईस्ट में है। ऐसे अगर आप ई की तरफ देखें, अभी बी पे नहीं चलेंगे, हम ई पर चलेंगे। अब ए और ई दोनों ही सेम लैटिट्यूड पर लाई कर रही हैं, दोनों ही 20 डिग्री नॉर्थ पर लाई कर रहे हैं। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना डिग्री ईस्ट पे जाना है या कितना डिग्री हमें वेस्ट पे जाना है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो अब इन दोनों जगहों की लोकेशन तो अलग अलग हैं, चाहे इनकी लैटिट्यूड सेम है, तो इस वजह से हम लॉन्गिट्यूड की भी सहायता लेंगे। ए जो है, ए हमारा 20 डिग्री नॉर्थ और 1 डिग्री ईस्ट पे है, लेकिन ई हमारा कहाँ है, ई हमारा 20 डिग्री नॉर्थ और 4 डिग्री ईस्ट पे है, अगर आप देखें, ठीक है।
तो इस वे में हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों हेल्प करते हैं। ऐसे बी की लोकेशन पता करें तो वो देखो डी डिग्री नॉर्थ और 1 डिग्री ईस्ट पे मिल रहा है। ये ग्राफ की तरह भी आपको दिखेगा, है ना, एक ग्राफ की तरह बना हुआ है। ग्राफ पे कैसे लोकेशन पता करते हैं। सी की बात करें तो सी आपका सी डिग्री नॉर्थ और 3 डिग्री ईस्ट पर है, ठीक है। ऐसे अगर हम ई पॉइंट डी पॉइंट की बात करें, डी पॉइंट आपका ई डिग्री नॉर्थ और 3 डिग्री की ईस्ट पर है, ठीक है। तो अब आपको आई थिंक थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम लोकेशंस का पता कैसे लगाते हैं विद योर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का यूज़ करके, कितना प्रिसाइजली। लाइक अगर आप रियलिटी में देखें, गूगल मैप्स पे अगर आप सर्च करें तो किसी जगह की लोकेशन को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर डिग्री के साथ साथ मिनट्स में भी लिखी होगी लोकेशन, क्योंकि ये अभी आप लोग छोटे हो इसलिए छोटे स्केल पे आपको समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे हम अर्थ पे पोजीशंस को लोकेट करते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये भी इससे भी ज़्यादा प्रिसाइजली लोकेशंस को लोकेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिग्रीज कन्वर्टेड इनटू मिनट्स इनटू सेकेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम की। अब टाइम जो है आपने लाइक अगर आपके कोई रिलेटिव्स इंडिया से बाहर रहते हैं तो आपने देखा होगा आपके यहाँ पर अगर रात हो रही है तो उनके वहाँ सुबह हो रही होगी। तो ये टाइम डिफरेंस क्यों आता है, ये क्यों आता है, ये तो आप आगे वाले चैप्टर्स में समझेंगे। अर्थ के मोशंस की वजह से, अर्थ का जो रोटेशन है उसकी वजह से टाइम डिफरेंस आता है। लेकिन अब टाइम का इतना इतना डिफरेंस है हर जगह पर, तो अब इस टाइम के डिफरेंस के साथ कोप अप कैसे किया जाए। हर जगह का टाइम बिल्कुल अलग है, कैसे कोप अप किया जाए, इसके लिए भी एक सल्यूशन है और ये सल्यूशन हम लॉन्गिट्यूड से निकालते हैं, ठीक है। अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि टाइम को अर्थ की मूवमेंट से, मून की मूवमेंट से, प्लैनेट्स की मूवमेंट से लोग मेजर किया करते थे। पहले के ज़माने में जो लोग हुआ करते थे, और सबसे ज़्यादा लोकल टाइम कीपर या सबसे ज़्यादा एक टाइम स्टैम्प जो लोकल हुआ करती थी वो सूरज हुआ करता था, सन। क्योंकि पूरे दिन में, दिन जब होगा, दिन जब चढ़ेगा तो सूरज भी उग जाएगा, राइज करेगा, दैट मीन्स दिन चढ़ गया। और जब एकदम सन ओवरहेड पे होगा तो 12 बज गए हैं। जब सन सेट हो जाएगा दैट मीन शाम होगी या रात होने वाली है। तो ये लोकल टाइम कीपर की तरह तो हमारा सन था ही, है ना। तो लोकल टाइम को और भी काफ़ी ऐसे तरीके हैं जिनसे टाइम को पता किया जा सकता था। जैसे दोपहर में जो शैडो होती है किसी भी चीज़ की, सन अगर शैडो बना रहा है तो वो सबसे छोटी होती है दोपहर में, शाम में वो शैडो बड़ी हो जाती है। तो इस चीज़ से भी टाइम को पता लगाया जा सकता था। और भी इतने हज़ारों तरीके थे एंशियंट इंडिया में या एंशियंट कंट्रीज़ में दूसरी वाली, कि कितने ऐसे तरीके थे जिससे उस समय के लोग टाइम का पता लगा पाते थे, ठीक है। अब आगे आता है कि अब यार इतना ज़्यादा टाइम डिफरेंस है हर जगह पर। अब टाइम के लिए भी तो कोई स्टैंडर्ड पॉइंट होना चाहिए ना, वरना लोग तो लड़ने ही लग जाएंगे, हमारे यहाँ ये टाइम हो रहा है, तुम्हारे वहाँ ये कैसे हो रहा है। तो एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड टाइम प्राइम मेरिडियन से ही लिया गया है, ग्रीनविच लंदन से ही लिया गया है। अब जब ग्रीनविच में जो सन है हाईएस्ट पॉइंट पे होता है दोपहर में, तो उस टाइम को वो दोपहर मान लेते हैं, मिड डे या नून मान लेते हैं, है ना। अब अर्थ जो है आपकी वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, तो कुछ प्लेसेस होंगी जो ग्रीनविच के ईस्ट में होंगी और उससे आगे होंगी, और कुछ होंगी जो उसके वेस्ट में होंगी और उसके पीछे होंगी। तो जो जगहें ग्रीनविच से वेस्ट की तरफ हैं उन जगह पर टाइम पीछे होगा, उन जगह पर टाइम पीछे होगा क्योंकि वो ग्रीनविच से पीछे हैं। और जो प्लेसेस ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ हैं वो उससे आगे हैं, तो वहाँ पर टाइम डिफरेंस आगे का होगा। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं। अब ये आपका पूरा एक 3D चीज़ है समझने के लिए, आपको अर्थ की रोटेशन वगैरह के बारे में समझना पड़ेगा कि अर्थ कैसे रोटेट करती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको 2D से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो है ये आपका ग्रीनविच है, ये आपका ग्रीनविच है। अब ये ग्रीनविच का वेस्टर्न पार्ट है, ग्रीनविच का नहीं, ग्रीनविच से वेस्टर्न पार्ट है, और ये ग्रीनविच से ईस्टर्न पार्ट है। अब ईस्टर्न पार्ट ग्रीनविच के आगे है, अहेड है, और वेस्टर्न पार्ट ग्रीनविच से पहले है, बिफोर है। तो जो आगे होगा यानी कि जितना भी ईस्टर्न पार्ट है ग्रीनविच का, उसका टाइम ग्रीनविच के टाइम से आगे होगा। अब जितना ब्रॉड पार्ट जो है ग्रीनविच के पीछे है, वेस्टर्न पार्ट में है, उसका टाइम ग्रीनविच से पीछे होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रीनविच से ईस्टर्न साइड पे आपका इंडिया प्रेजेंट है, ये रहा।
तो इंडिया का टाइम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे होगा। ऐसे ही अगर हम यूएसए में चलें, यूएसए में ये देखिए यहाँ पर, तो यूएस ग्रीनविच से वेस्टर्न साइड पे इसका टाइम -7 घंटा, यानी कि ग्रीनविच में अगर 12 बज रहे हैं तो उससे 7 घंटा पहले का टाइम आपका यूएस में होगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स की सहायता से भी हम टाइम निकाल सकते हैं, और प्राइम मेरिडियन की खासकर जो हमारी ग्रीनविच से पास कर रही लॉन्गिट्यूड है उसकी सहायता से हम टाइम निकाल सकते हैं। जो प्लेसेस ग्रीनविच से वेस्ट की तरफ है वहाँ का टाइम ग्रीनविच से पीछे होगा, जो प्लेसेस ग्रीनविच से ईस्ट है उसका टाइम ग्रीनविच से आगे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अर्थ आपकी 360 डिग्री रोटेट करती है। अर्थ क्यों, कैसे रोटेट करती है? एक पूरा सर्कल की तरह रोटेट करती है, मतलब समझिए ऐसे पूरा एक रोटेशन अर्थ का होता है। तो जो रोटेशन अर्थ करती है वो पूरा एक सर्कल समझ लिए। अभी हम 2D फिगर पे बात करें तो एक पूरा सर्कल कवर करती है, ऐसा समझ लीजिए। अब वो जो पूरा सर्कल होता है, एक सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो अर्थ जो है 360 डिग्री रोटेट करती है 24 घंटे में। एक रोटेशन 24 घंटे में ही कंप्लीट होता है ना, दिन और रात का डिफरेंस आता है 24 घंटे में, क्योंकि अर्थ का एक रोटेशन पूरा हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम 24 घंटे में वो 360 डिग्री रोटेट करें तो 1 घंटे में वो 15 डिग्री रोटेट करके डिवाइड करके निकाल लीजिए, और 1 डिग्री रोटेशन होगी 4 मिनट में। जिसका मतलब ये है कि आपकी जो क्या कहते हैं, ये लैटिट्यूड्स हैं, सॉरी ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो टाइम डिफरेंस होगा, वो 15 डिग्री का होगा। दैट मीन्स 1 घंटे का होगा। ठीक है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कौन सी लॉन्गिट्यूड आपकी ग्रीनविच से कितना डिग्री आगे है, उससे हम पता कर सकते हैं कि वहाँ का टाइम क्या होगा। क्योंकि 15 डिग्री का मतलब समझ लो 1 घंटा, 15 डिग्री का ऐसा समझ लो मतलब है 1 घंटा। तो जो जगहें ग्रीनविच से 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड आगे होंगी वहाँ का टाइम ग्रीनविच से 1 घंटा आगे होगा, और जौन सी जगहें ग्रीनविच से 15 डिग्री पीछे की तरफ होंगी उन जगहों का टाइम 1 घंटा पीछे होगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि ग्रीनविच में मान लीजिए क्या हो रहा है, 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में। तो अगर हम ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएं, आगे की तरफ जाएं, तो वहाँ टाइम 1 बज रहा होगा, 1 घंटा आगे होगा। लेकिन अगर हम 15 डिग्री वेस्ट की तरफ जाएं, पीछे की तरफ जाएं, तो वहाँ का टाइम 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि 11 बज रहे होंगे सुबह के। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइम निकालते हैं ग्रीनविच से डिग्रीज कैलकुलेट करने के लिए। अगर कोई 30 डिग्री आगे है, 30 डिग्री ईस्ट पे है, तो उसका टाइम 15 + 15 यानी कि 2 घंटे के फ़र्क पे होगा, 2 घंटा आगे होगा अगर ईस्ट पे है। ऐसे अगर कोई 30 डिग्री वेस्ट पे है ग्रीनविच से, पीछे की तरफ है, तो वहाँ का टाइम 2 घंटा पीछे होगा ग्रीनविच के टाइम से। तो इस तरीके से हम टाइम को निकालते हैं। अब ये तो हो गया आपका एक स्टैंडर्ड टाइम निकालने का चीज़। अब आपकी जो घड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर अपने आप स्टैंडर्ड टाइम सेट नहीं होता, तो उनकी अगर हम मान लो इंडिया में हैं और हम जा रहे हैं कनाडा नहीं, चलो कनाडा नहीं चलते, लंदन चलते हैं। ठीक है, इंडिया में हैं हम और एक घड़ी हम इंडिया से पहन के जा रहे हैं, एनालॉग वॉच है, डिजिटल नहीं है। ठीक है, तो एनालॉग वॉच हम इंडिया से पहन के चल रहे हैं और वहाँ लंदन चले गए। अब लंदन में हो रहा है आपका, लंदन और इंडिया के टाइम में ना 5.5 घंटे का अंतर है। अब इंडिया में से आप पहन के गए और वहाँ जाके आपने देखा कि टाइम तो कुछ और ही हो रहा है, वहाँ की घड़ी में टाइम कुछ और है, आपकी घड़ी टाइम कुछ और आ रहा है। दैट मीन्स आपकी घड़ी तो इंडिया के हिसाब से सेट थी, तो टाइम जो डिफरेंस हो गया, अब इसको सही कैसे करें? तो आप देखेंगे लंदन में जब सन बिल्कुल ओवरहेड शाइन कर रहा होगा, आप वहाँ पहुँच गए, आपने देखा सन बिल्कुल ओवरहेड शाइन कर रहा है, तो आप उस समय अपनी घड़ी को 12 बजे पे सेट कर लें। उसके बाद आपकी घड़ी वहीं का लोकल टाइम अडेप्ट कर लेगी। ठीक है, तो अगर आप किसी भी जगह पर ऐसे जाते हैं तो आप वहाँ पर ये देखें कि कब 12 नून हो रहा है, कब 12 बज रहे हैं दोपहर के। उस हिसाब से हम लोकल टाइम को लोकल वॉचेस में सेट कर सकते हैं, जिससे हमारा जो है उस जगह का टाइम हमारी वॉच में सेट हो जाता है। अब इंडिया में भी ऐसा होता है,
ठीक है। अब आप ये देखो कि आपकी डिफरेंट लॉन्गिट्यूड पे टाइम डिफर करेगा, जितना डिग्री का फ़र्क होगा उतना जितना टाइम डिफरेंस करेगा। अब आपकी इंडिया से भी कुछ लॉन्गिट्यूड्स, कुछ मेरिडियंस पास करती हैं, ठीक है, और हर मेरिडियन पे टाइम अलग होगा, किसी एक सेम मेरिडियन पे टाइम सेम होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक मेरिडियन है, यहाँ पे जो जो जगहें आ रही है सब पे टाइम सेम होगा, लेकिन ये आपकी एक मेरिडियन है, इन दोनों का, इसका और इसका टाइम तो अलग होगा, लेकिन इस जगह पर जितनी प्लेस आ रही है, इस लाइन पर जितनी प्लेस आ रही है, उन सबका टाइम सेम होगा, ठीक है। तो ऐसे इंडिया में अलग अलग आपकी लॉन्गिट्यूड्स आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लिया जाए, अगर ऐसे अलग अलग लॉन्गिट्यूड इंडिया से भी पास हो रही हैं तो फिर एक ट्रेन के लिए टाइम टेबल बनाना कितना मुश्किल हो जाएगा। जैसे इंस्टेंस के लिए, एग्जांपल के लिए इसने दे दिया कि द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 घंटा 45 मिनट है। द्वारका कहाँ है? इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है, तो वहाँ पर टाइम 1 घंटा 45 मिनट पीछे होगा। डिब्रूगढ़ या असम कहाँ है? ईस्ट में है, तो वहाँ का टाइम 1 घंटा 45 मिनट आगे होगा। तो ट्रेन के लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ट्रेन के लिए क्या, कोई भी बंदा जो ऐसे ट्रैवल करा उसके लिए भी दिक्कत हो जाएगी टाइम के लिए। तो इस वजह से एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो इंडिया की भी एक ऐसी प्राइम मेरिडियन, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ली गई है, यानी कि एक ऐसी मेरिडियन जो बिल्कुल इंडिया के सेंटर से पास करती है। उसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं उसको। और इसकी जो लॉन्गिट्यूड है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, या 82.5 डिग्री ईस्ट भी बोलते हैं। इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह ट्रीट करते हैं। और यहाँ जो टाइम हो रहा होगा उसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की तरह ट्रीट करते हैं। पूरी कंट्री के लिए वो टाइम स्टैंडर्ड टाइम होता है। अब कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिसके ऊपर बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स पास करें, लाइक इंडिया तो एक, मतलब इंडिया से इतनी लॉन्गिट्यूड्स पास नहीं करती कि टाइम का इतना ही बवाल मच जाए, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी, सॉरी, वेरी सॉरी, हैपन जस्ट, सॉरी। तो इंडिया में क्या है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जिनका एरिया बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स में लाई करती हैं, जैसे कि रशिया की एग्जांपल लें, तो रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी लॉन्गिट्यूड है, हर एरिया अलग है, तो वहाँ पर 11 स्टैंडर्ड टाइम्स उन्होंने ले रखे हैं। अच्छा, हमारे इंडिया में एक ही है तो अर्थ को हमने 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया है, 1 घंटे का हर एक टाइम जोन है। तो ये जो हमने देखा है ना, ये बेसिकली टाइम जोन्स ही हैं हमारे अर्थ के, ठीक है। हर टाइम जोन में 1 घंटे का अंतर है, इसलिए दिन में 24 घंटे बन गए। तो और हर एक जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सबका अंतर जो था। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि अर्थ की शेप क्या है। अरे अर्थ की शेप क्या है? अर्थ की ट्रू शेप तो बिल्कुल स्फेयर तो बिल्कुल नहीं है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है, जियोइड शेप होती है। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा, उसमें मैंने सारा अर्थ की शेप, उसके आसपास के प्लैनेट, सब कुछ एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो अर्थ की शेप कैसी होती है? जियोइड होती है, बीच में से बल्जिंग होती है, ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम से फ्लैट होती है, पोल से, ठीक है। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक ट्रू मॉडल है अर्थ का, ठीक है, स्फेरिकल मॉडल है अर्थ का, जो कि बेसिकली हमें अर्थ के बारे में स्टडी करने में हेल्प करता है, मिनिएचर मॉडल है। आगे क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है? तो इट इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ। कैप्रिकॉन की क्या है? 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, ये याद हो जाना चाहिए। अब 3 हीट जोन्स कौन से हैं, मैंने आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझाया था डायग्रामेटिकली कि टॉरेट जोन है, टेम्परेट जोन है, फ्रिजिड जोन है। टॉरेट जोन पे मैक्सिमम हीट जाती है सन की, है ना, और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये सारी आप आंसर में लिख सकते हैं। अगला, लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है? तो इनको बताने से पहले आपको इक्वेटर डिफाइन करना पड़ेगा क्वेश्चन में, कि इक्वेटर ऐसी एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है जो कि बिल्कुल अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है। अब जितने पैरेलल सर्कल्स इक्वेटर से ऊपर और नीचे की तरफ बनते हैं वो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होते हैं, और जो रेफरेंस लाइंस आपकी नॉर्थ से साउथ रन करती हैं वो आपकी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड होती हैं। अब टॉरेट जोन पे मैक्सिमम सनलाइट क्यों आती हैं?
क्योंकि एक तो रीज़न है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, और मिड डे सन जो है एग्जैक्टली ओवरहेड शाइन करता है इसके ऊपर साल में एक बार। ये बात मैंने आपको बताई थी, जो साल में सबसे गर्म दिन होता है, और वो इसी रीजन में होता है क्योंकि यहाँ पर सन की हीट एकदम मैक्सिमम अमाउंट में पहुँच जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन दे रखा है इंडिया में 5:30 बज रहे शाम के, लंदन में 12 क्यों बज रहे होंगे? क्योंकि अभी देखा ग्रीनविच लंदन जो है उसका टाइम हमने मान लो 12 बजे लिया है, तो इंडिया जो है उसके वेस्ट में लाई करता है, तो इंडिया का टाइम उससे इंडिया उसके ईस्ट में लाई करता है, तो उसका टाइम, इंडिया का टाइम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। अभी उस फिगर में हमने यहाँ देखा था इंडिया का टाइम, ये देखिए इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच से। इसी वजह से इंडिया में तो शाम के 5:30 बज रहे होंगे और लंदन में दोपहर के 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, जो स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन है हमारी ग्रीनविच लंदन से पास कर रही है 0 डिग्री होती है। ठीक है, अब फ्रिजिड जोन कहाँ लाया करता है? पोल्स के अराउंड लाया करता है, जहाँ पर बिल्कुल सन रेज बहुत ही कम अमाउंट में पहुँचती है, बहुत ज़्यादा वहाँ ठंड होती है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। और टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितनी है? लॉन्गिट्यूड्स आपकी 360 है। 180 कितनी ग्रीनविच से वेस्ट की तरफ और 180 ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ। ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ लोकेटेड है? एंटार्क्टिक सर्कल आपका सदर्न हेमिस्फेयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सर्कल है? आर्कटिक सर्कल। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड एक नेटवर्क है आपका किसका? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड का। ठीक है, आगे चलें। तो ये तो हो गया या हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ लोकेटेड है? 23.5 डिग्री साउथ में लोकेटेड है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट या 82.5 डिग्री ईस्ट है। 0 मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ग्रीनविच लंदन से पास करे है ना। और लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस जो है पोल्स की तरफ जाते जाते कम हो जाता है ना, कम हो जाता है क्योंकि वो पोल्स की तरफ जाते जाते मिल जाती हैं आपस में। आर्टिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, एंटार्क्टिक सर्कल सदर्न में। ये ऊपर आ नहीं रहा था इसलिए यहाँ लिख दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and please like, share and subscribe to the channel. Thank you.